Okay, let's start. आज का टॉपिक है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। सी में और सी टाइप लैंग्वेजेस में एक फंक्शनलिटी दिया जाता है कि आप अपना खुद का डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इंट, फ्लोट, ये सब डेटा टाइप होते हैं, ऐसे आप अपने खुद के भी डिफाइन कर सकते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्ट्स और दूसरे होते हैं यूनियंस। यूनियंस उतने काम नहीं आते, इसलिए यूनियंस में उतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पर स्ट्रक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्ट्स बहुत काम आते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्ट्स देखते हैं। स्ट्रक्ट्स क्या होता है? स्ट्रक्ट्स का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? इसके अंदर कुछ डेटा एलिमेंट्स रहते हैं जिनको आप डिफाइन कर सकते हैं कि क्या एलिमेंट्स रहेंगे, और उनका टाइप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सोचिए आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक इंट वेरिएबल है। सोचिए आपके पास स्ट्रक्चर है टाइम, इसके अंदर आप रख सकते हैं एक इंट वेरिएबल और एक और इंट वेरिएबल मिनट और एक कैर वेरिएबल एएमपीएम। ये बन गया एक स्ट्रक्चर। ऐसे डिस्टेंस, इसके अंदर रख सकते हैं फीट और एक और इंचेस। ऐसे आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जो आप खुद डिफाइन करेंगे उसके अंदर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। और इनके अंदर जो डेटा एलिमेंट्स है उनको एक्सेस कैसे करते हैं? स्ट्रक्चर का पहले हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। आप ऐसे डिफाइन कर दिया स्ट्रक्ट टाइम, इसके बाद मेन के अंदर आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा टाइम टाइप का। तो स्ट्रक्ट टाइम वेरिएबल नेम। अब इसके अंदर आवर को सेट कैसे करना है? वेरिएबल डॉट आवर इक्वल्स 10। ऐसे अब आवर को सेट कर सकते हैं, मिनट को सेट कर सकते हैं, एएमपीएम को सेट कर सकते हैं। और अगर इसको रीड करना है कि इस वेरिएबल का आवर एलिमेंट क्या है, तो ऐसे वो एलिमेंट एक्सेस हो सकता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। पहले मेन फंक्शन बना लिए, अब एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। स्ट्रक्चर कहाँ डिफाइन होता है? मेन के बाहर। टाइम स्ट्रक्चर ही डिफाइन करते हैं पहले। इंट आवर, मिनट और ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। और स्ट्रक्चर के एंड में हमेशा सेमीकोलन रहता है। स्ट्रक्चर डेफिनेशन खत्म होने के बाद सेमीकोलन रहता है। अभी स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना है, वो कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्ट टाइम वेरिएबल,
ये स्ट्रक्ट टाइम जो है ये पूरा है इस वेरिएबल का टाइप, तो पूरा ही लिखना है स्ट्रक्ट टाइम, सिर्फ टाइम लिखने से नहीं चलेगा। अब वेरिएबल के डेटा को सेट करते हैं, डॉट आवर इक्वल्स 10 देते हैं, मिनट इक्वल्स 15 देते हैं, ये देते हैं। अब इनको प्रिंट करना है। इनको एक्सेस कैसे करेंगे? वेरिएबल 1 डॉट आवर वेरिएबल 1 डॉट मिनट वेरिएबल 1 डॉट एएमपीएम। रन करने से 10:15 ए आ रहा है। अब सेम इनको यूजर इनपुट भी ले सकते हैं। जैसे नॉर्मल यूजर इनपुट किया जाता है। इनपुट देते हैं, सेम इनपुट देते हैं 10, 15, तो 10:15 AM आउटपुट आ रहा है। इतना करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा गलती हो रहा था इसलिए कि ये सेम एक साथ भी दे सकते हैं। ए ये है स्ट्रक्चर, इतना ही है स्ट्रक्चर में और कुछ नहीं है। यहाँ पे हम कुछ और स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर सकते हैं और नेम, कुछ और नाम देखें।
इसके अंदर सिर्फ इंट नहीं, इसके अंदर फ्लोट भी रख सकते हैं। जो जो डेटा टाइप आपके पास अवेलेबल है सब कुछ रख सकते हैं यहाँ पे। फ्लोट एरे भी हो सकता है, जैसे फ्लोट का इंट का एरे भी हो सकता है यहाँ पे। स्ट्रक्ट के अंदर सब कुछ डाल सकते हैं। यह हुआ आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप नंबर 1 वह स्ट्रक्चर। अब देखते हैं यूनियन। स्ट्रक्चर जैसे डिफाइन करते हैं यूनियन भी वैसे ही डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन का जो मेथड है वो सेम है। ये भी डिफाइन करते हैं यूनियन वेरिएबल, फिर डेफिनेशन इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, इंट एक्स फ्लोट वाई। पर दोनों में डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर का साइज जो है वो होगा अंदर डिफाइन किया गया हर एक डेटा टाइप के साइज का एडिशन। मतलब यहाँ पे 2 इंट है तो 2 इंट का साइज और एक कैर का साइज। पर यूनियन में क्या होता है, यूनियन में साइज होता है ओनली द साइज ऑफ द लार्जेस्ट डेटा टाइप। यहाँ पे फ्लोट लार्जेस्ट डेटा टाइप है, इसका साइज सबसे बड़ा है, तो साइज होगा फ्लोट का साइज। अगर यहाँ पे फ्लोट की जगह डबल रहता, एक और डेटा है डबल जेड, तो इसका साइज होता क्या, साइज ऑफ डबल। यूनियन यूज किया जाता था पहले स्पेस बचाने के लिए, जब कंप्यूटर में स्पेस बहुत कम होते थे, रैम बहुत कम होते थे, तब यूनियन यूज करते थे, ताकि जब हमको एक ही डेटा टाइप का जरूरत पड़े तो हमको सारे का साइज एलोकेट ना करना पड़े, इसलिए यूनियन यूज किया जाता था। अभी यूनियन यूज होता ही नहीं है कहीं पे, फिर भी सिलेबस में रहता है क्योंकि सी का पार्ट है। तो अब अगर हम डबल स्टोर करें तो क्या इंट स्टोर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, पर अगर हम इंट स्टोर करेंगे तो वो डबल ओवरराइट हो जाएगा। आपके पास डबल है 64 बिट का, 64 बिट का डबल है, बिट्स सारे हैं, आप एक्सेस करना चाहते हैं डबल, तो ये सारे बिट्स आपका एक्सेस हो जाएगा, ये सारे बिट्स एक्सेस हो जाएगा डबल का। पर अब अगर इंट एक्सेस करना चाहते हैं तो इनमें से बस 32 बिट्स एक्सेस होगा। यूनियन को फर्क नहीं पड़ता उसमें वैलिड डेटा है या नहीं, कुछ भी कुछ भी डेटा रहेगा वो यूनियन आपको दिखा देगा इंट जैसे, इंट में इंटरप्रेट करके। एक बार इसका ये एग्जांपल देखते हैं। इसको बना देते हैं यूनियन, और 2 डेटा टाइप रहने देते हैं, फ्लोट और इंट। अब एक यूनियन डेटा टाइप डिफाइन किए, अब इसका फ्लोट को हम एक वैल्यू असाइन करते हैं।
20 असाइन करते हैं, पर हम प्रिंट करेंगे क्या, इसके इंट को। देखिए अब हम फीट में स्टोर किए 20, इंट में तो कुछ नहीं रहना चाहिए था, पर इंट में एक ऐसा वैल्यू आ रहा है, कुछ भी गार्बेज वैल्यू आ रहा है। ये गार्बेज वैल्यू क्या है, ये फ्लोट का इंट रिप्रेजेंटेशन है। जो फ्लोट का बिट पैटर्न है उसको अगर हम इंट जैसा रिप्रेजेंट करें, इंट जैसे इंटरप्रेट करें, तो जो आता है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर इसको डबल लेते हैं तो कुछ और ही आता। अब सिर्फ फर्स्ट कुछ बिट्स दिखा रहा है, इसीलिए इंट में 0 आ रहा है। पर यही डबल को अगर प्रिंट करते हैं, यहाँ पे इंट में देखिए कुछ भी आ रहा है, पर फ्लोट में क्या, जो हम यहाँ पे वैल्यू असाइन किया है 2032030, वही आ रहा है। पर अगर ये हम स्ट्रक्ट में करते हैं तो इंट में उसका अपना वैल्यू आता है, फ्लोट में उसका अपना वैल्यू आता है। अब अगर हम कुछ इंट में कुछ असाइन करें, उसके बाद फीट में कुछ और असाइन करें, तो ये क्या, इंट का वैल्यू ओवरराइट हो जाना चाहिए। यहाँ पे var1.inches में 150 नहीं आना चाहिए। देखिए var1.inches में 150 नहीं आ रहा है, कुछ दूसरा वैल्यू आ रहा है, फीट का वैल्यू जो है ओवरराइट हो जा रहा है। ये अगर हम स्ट्रक्ट में करते हैं, तो स्ट्रक्ट में चेंज करते हैं, तो क्या होता, यहाँ पे 150 है, ये ओवरराइट नहीं होता, ये यहाँ पे 150 प्रिंट होता। देखिए 150 प्रिंट हो रहा है। यूनियन का एडवांटेज क्या, यूनियन एक मेमोरी सेविंग डेटा टाइप है, और स्ट्रक्ट क्या है, स्ट्रक्ट कंसिस्टेंट डेटा टाइप है। किसी को इंट्स और स्ट्रक्ट्स में कोई डाउट है? ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट जिस दिन आप लोगों को हमने ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, उस दिन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बताया था। तब हमने बोला था कि जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब हम पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट के बारे में डिटेल्स में बताएंगे।
फंक्शंस तो पढ़ लिया हमने, अब पोस्ट इंक्रीमेंट्स और प्री इंक्रीमेंट के बारे में बता देते हैं। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर दो टाइप के होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे लिखते हैं? प्री पोस्ट डिक्रीमेंट कैसे लिखते हैं? प्री इंक्रीमेंट कैसे लिखते हैं? और प्री डिक्रीमेंट कैसे लिखते हैं? अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। मतलब क्या? पोस्ट इंक्रीमेंट का जो रिटर्न वैल्यू है, ए प्लस प्लस अगर आप करेंगे कहीं पे, इसका जो रिटर्न वैल्यू है उसका वैल्यू होगा प्रीवियस ए। मतलब अगर आप ये एक्सप्रेशन लिखते हैं, b इक्वल्स a प्लस प्लस, इसमें b का वैल्यू क्या होगा? अगर a का वैल्यू पहले 5 है, असम करते a का वैल्यू 5 है, तो इसके ये करने के बाद b का वैल्यू क्या होगा? पहले रिटर्न होगा 5 यहां से, उसके बाद a इंक्रीमेंट होगा, तो b का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। b का वैल्यू होगा 5 और a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू होगा a प्लस प्लस हो रहा है तो 6। अब यही प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है? प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है? रिटर्न वैल्यू इंक्रीमेंट के बाद का जो a है वो होता है। मतलब यही अगर हम प्री इंक्रीमेंट करें तो इसके बाद b का वैल्यू क्या होगा? 6 और a का वैल्यू होगा 6। मतलब पोस्ट में होता है इंक्रीमेंट बाद में और प्री में होता है इंक्रीमेंट पहले। ऐसे ही डिक्रीमेंट में भी पोस्ट में होता है डिक्रीमेंट पहले, प्री में होता है, पोस्ट में होता है डिक्रीमेंट बाद में, प्री में होता है डिक्रीमेंट पहले। आप लूप में कोई भी यूज कर सकते हैं, लूप में कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन सा यूज कर रहे हैं। लूप और फॉर लूप ये जो है ये और फॉर लूप के लिए दोनों सेम है। पर जब एक्सप्रेशंस में आप लिखेंगे तब आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि a प्लस प्लस लिख रहे हैं या प्लस प्लस ए लिख रहे हैं।
एक बार इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। जो एग्जांपल हम दिए वही वही करके देखते हैं एक बार। पहले a इक्वल्स 5 ले लेते हैं, b इक्वल्स फर्स्ट लेते हैं a प्लस प्लस, a और b दोनों प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं। a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 5। a is 6, b is 5। अब यही अगर हम प्री इंक्रीमेंट करें तो क्या होगा? अब a 6, b 6। ऐसे हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। इसमें b का वैल्यू 13 आ रहा है, a का वैल्यू 7 आ रहा है क्योंकि हम 2 बार प्लस प्लस किया, और b का वैल्यू 13 आ रहा है। तब डिक्रीमेंट करके देखते हैं एक बार। प्री डिक्रीमेंट में पहले डिक्रीमेंट होगा फिर रिटर्न होगा। इसमें क्या हो रहा है? पहले माइनस माइनस हो रहा है, 4 हो रहा है a का वैल्यू, फिर 4 b में जा रहा है, तो यहाँ पे a4 b4 दोनों 4 है। अब अगर ये पोस्ट डिक्रीमेंट करते हैं तो क्या होता है? पहले a का वैल्यू b में जाएगा 5, फिर a माइनस माइनस होगा 4, मतलब a4 b5। किसी को कोई डाउट्स है अभी तक? कोई प्रॉब्लम्स है? ओके, आज और नया टॉपिक को स्टार्ट नहीं करेंगे। सेकेंड ईयर के सीनियर लोग भी आपको बोले थे कि रिकर्शन पढ़ना है, तो आज रिकर्शन इसलिए नहीं करा है, कल करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल रिकर्शन होगा, उसके बाद हम पॉइंटर्स करना स्टार्ट करेंगे।